तो कॉल आया था मुझे और इम्पोर्टेंट कॉल था, बात करनी जरूरी थी। तो सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि मार्केट साइकिल कैसे पहचाने। ओके, क्योंकि हमें ये मालूम होना जरूरी है कि मार्केट के अंदर साइकिल अगर हमें मालूम हो जाती है तो हम सही जगह सही टाइम पर हमारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो भी हमारा ट्रेड का प्लान है वो कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर समझ लेंगे। उसके बाद मार्केट साइकिल का यूज कैसे करें, और गुड साइकिल बैड साइकिल क्या होती है वो भी समझेंगे, और इसके अंदर इंडिया का साइकिल कौन सा चल रहा है वो भी समझेंगे। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी कुछ अलग सीखने को मिलेगा। उसके बाद ग्लोबल मार्केट साइकिल में अभी इंडिया का स्थान कौन सा है। ओके, तो ये कंटेंट जो है शोकेस में रखने जैसा है। और ये वीडियो जो है लगभग मैंने 2 ढाई 3 महीने हो गए यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं किया है, तो ये वेबिनार का वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें अगर मार्केट की साइकिल समझ में आ जाती है तो हम हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर सही जगह एक्शन ले पाते हैं, और सही जगह हम सही डिसीजन ले पाते हैं, और सही जगह हमारा ट्रेड भी आ जाता है, और वो सही जगह करने की वजह से हमें प्रॉफिट भी हो जाता है। अभी लगभग 1.5 2 साल से मार्केट के अंदर साइकिल खराब होने वाली थी, तो हमें मालूम था, बीच में हमने ट्राई भी किया, कुछ ट्रेड खराब गए, कुछ ट्रेड अच्छे गए। ओके, लेकिन अगर ये साइकिल ही नहीं मालूम तो फिर बहुत सारे लोग 2 साल से मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनकी हालत क्या रही होगी आपको मालूम है। तो इसीलिए ये हमें साइकिल भी मालूम होनी चाहिए कि आज के टाइम हमें या हमारे चार्ट के ऊपर कौन सी साइकिल चल रही है, और उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। जैसे कि अभी हम लगभग 2 महीने से रुके हैं, तो वैसे ही हमारी जो साइकिल है हमें रुकने को मजबूर करती है, और ये साइकिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये नया साइकिल चालू हो जाएगा या होने वाला है किसी सेक्टर का, किसी चार्ट का, तो आप वहां पर सबसे पहले खड़े हो जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि साइकिल इस तरीके से स्टार्ट होती है, या इस तरीके से इस सेक्टर से या इस देश से उस देश के अंदर जाती है, या इस स्टॉक से उस स्टॉक के अंदर जाती है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड साइकिल समझेंगे, वर्ल्ड के अंदर पैसा कैसे घूमता है। और शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से पैसा घूमता है। और ये आज शायद आप में से किसी ने वीडियो देखा होगा, मेरे हिसाब से रैलेश कुमार जी है, उन्होंने वो वीडियो देखा है, उसके अंदर कमेंट भी किया है। तो उसका कुछ पार्ट में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट शेयर करता हूँ, और इसके लिए मुझे मैं सभी जो जो भी है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही आपको दिखाऊंगा। अगर मेरे पास से स्क्रीन चेंज हो जाती है तो आप मुझे बातों बातों में मेरा ध्यान नहीं रहता स्क्रीन शेयरिंग के लिए, तो मुझे तुरंत याद दिलाना है, नहीं तो कॉल कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट शेयर करता हूँ। जापान का चार्ट है, हम जापान से स्टार्ट करने वाले हैं। और जापान के अंदर कब बुल मार्केट आया था, और किस तरीके से जापान के अंदर वो स्टॉक, वहां के सेक्टर, पूरी दुनिया वहां पर आई थी इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके बाद वहां का बुल मार्केट खत्म होने के बाद किस तरीके से बबल क्रिएट हुआ, और बबल कैसे क्रिएट होता है वो भी हम मोटा मोटी यहाँ पर जान लेंगे, ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आए। बबल के ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम शॉर्ट में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जापान में अगर हम जापान का चार्ट देखते हैं तो इस एरिया से 85 से बुल मार्केट कैसे होता है ये भी सब आपको समझना पड़ेगा।
बुल मार्केट जब स्टार्ट होता है तो हमारा जैसे कि बहुत सारे स्टॉक इस तरीके से चलते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये बुल मार्केट नहीं है। ओके, ये अप ट्रेंड वाला मार्केट है। बुल मार्केट ऐसे होता है, सीधा होता है बुल मार्केट। ओके, और ये इंडिया के अंदर एक बार हुआ था। और यहां से देखोगे आप 85 से, तो ये एक बुल मार्केट है, सीधा ऊपर। सब लोग वहां पर बाय करने के लिए तैयार थे, मतलब कोई सेल करने को तैयार नहीं था। आप छोटा बड़ा करेक्शन आने के बाद फिर से बाइंग आती थी और सीधा मार्केट एक लकीर से ऊपर की तरफ चला गया है। ओके, तो इस तरीके से बुल मार्केट होता है। ये बुल मार्केट नहीं है, ये अप ट्रेंड के अंदर है लेकिन ये बुल मार्केट नहीं है। ये भी अप ट्रेंड के अंदर है लेकिन ये बुल मार्केट नहीं है। तो बुल मार्केट इस तरीके से होता है। बुल मार्केट कब आया था जापान के अंदर और क्यों आया था, इसका रीजन हम सबसे पहले समझ लेंगे और मैं आपको उसका प्रैक्टिकली एग्जांपल भी दिखाता हूं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर विकिपीडिया। एक बार रिप्लाई करो। ओके, तो अगर आप देखते हो ये जापान का, यहाँ पर आप देख सकते हो यूआरएल के अंदर जापान के बुल मार्केट के ऊपर विकिपीडिया के अंदर लिखा है कि क्यों बुल मार्केट आया था वहां पर। तो 85 के अंदर अगर आप देखते हो तो ये जापान की करेंसी है। ये जापान की करेंसी का कॉस्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। धीरे धीरे वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। मतलब यहाँ पर आपको ये भी मालूम है कि हमारा यूएसडी आईएनआर जो है बढ़ता है, ऊपर जाता है तो हमारा वैल्यू कम हो जाता है और नीचे आता है तो रुपया का वैल्यू बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वो करेंसी नीचे आ रही थी, मतलब जापान की जो करेंसी है एन, उसका वैल्यू बढ़ रहा था। ओके, ये करेंसी जो है इस तरीके से धीरे धीरे कम हो रही थी, मतलब उसका वैल्यू बढ़ रहा था। जापान के अंदर डिमांड आई थी, उसका जो करेंसी है उसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा था। और इस कारण की वजह से वर्ल्ड का जो पैसा है, स्मार्ट मनी है, जो एफआईज है, वो जापान के अंदर एंटर कर रहे थे। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ से ये 254 और ये 133, इस तरीके से इतना डिफरेंस आ चुका था। एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, और ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1990 के अंदर ये रेट था, दिसंबर के अंदर। ओके, तो इस तरीके से एक मिनट है, मुझे 5 मिनट फिर से रुकना पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंसी कम हुई थी, मतलब लोगों के लिए, एफआईज के लिए वो सस्ता माल मिल रहा था वहां पर, और इसलिए उन्होंने वहां पर एंट्री किया 85 के अंदर। और ये बुल मार्केट मैंने आपको जो चार्ट के ऊपर देखा है उस तरीके से ऊपर की तरफ चला गया। अगर हम उसका रीजन देखते हैं कि ये जापान के अंदर बुल मार्केट क्यों आया था, ये तो आंकड़ा है कि करेंसी उसकी स्ट्रांग हो चुकी थी। ये स्ट्रांग होने का कारण क्या था, अगर आप ये सेकंड वाला पार्ट पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि वहां पर जो रेट था, अब जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक है, जैसे कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, तो वैसे कि उस बैंक ने रेट कट किया था। और वहां पर रेट कट करने से उस करेंसी को वैल्यू, उसका वैल्यू बढ़ने लगा था। वहां पर लोगों ने लोन लेना चालू किया, बिजनेस आने आने चालू किए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रेट कट लगा और उस कट के कारण वहां पर लोगों ने बिजनेस किया, किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने घर लिया, मतलब सबको सस्ता पैसा मिल रहा था और सस्ते पैसे से वो अपना प्रॉपर्टी कर रहे थे, जो भी बिजनेस बना रहे थे। कोई बड़े बड़े, मतलब लोगों ने खर्चा करना चालू किया।
और उस खर्चे के कारण वहां पर बिजनेस बढ़ा, और बिजनेस बढ़ने से वहां पर सेक्टर के अंदर रिक्वायरमेंट आई, और रिक्वायरमेंट आने से वहां पर जो स्टॉक है उसके प्रॉफिट होने चालू हुए, और उसके बाद वहां पर बुल मार्केट क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से बुल मार्केट क्रिएट होने से बाहर के लोग भी आए, वहां पर आए, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, और उन्होंने वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। और बुल मार्केट का एक साइन होता है, उस बुल मार्केट के अंदर सब लोग एक ही सेक्टर के अंदर या एक ही स्टॉक के अंदर या एक ही कंट्री के अंदर आ जाते हैं। मतलब अगर जापान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर सब लोगों ने इन्वेस्ट किया था उस टाइम, तो मतलब सब लोग, घर का जो छोटा बच्चा है वो भी स्टॉक मार्केट की बात करेगा, रियल एस्टेट की बात करेगा, बाहर का जो आदमी वो भी रियल एस्टेट की बात करेगा, सब लोग वहां पर वही कर रहे थे। और उस कारण की वजह से रियल एस्टेट के अंदर वहां के दाम जो है कई गुना हो चुके थे। और वो दाम, जैसे कि किसी स्टॉक की कॉस्ट 100 रुपए है, 1000 रुपए हो गई सीधा, तो वो जो फुगा है, वो बबल है, वो बबल बन गया। जैसे वो ओवर वैल्यू हो चुका था, और जैसे ही ओवर वैल्यू हो चुका तो 900 बन गया, तो 900 के ऊपर किसी ने लिया, 1000 बन गया, 800 बन गया था, किसी ने 800 के ऊपर लिया, उसका 1000 बन गया। तो जिसका 1000 बन गया था वो बोल रहा था और भी 500 ऊपर जाएगा। इस तरीके से वहां पर यूफोरिया क्रिएट हो रहा था, और उस कारण की वजह से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा था, और वहां के जापानीज लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा था, और बाहर के जो एफआईज है उनका भी इंटरेस्ट वहां पर बढ़ रहा था। इस कारण की वजह से वहां पर एक ही सेक्टर के ऊपर, एक ही स्टॉक के ऊपर, या मतलब बुल मार्केट का साइन यही होता है कि अगर वहां पर कुछ जो इन्वेस्टर होता है उसको कुछ अच्छा डिस्काउंट मिले तो वहां पर वो सीधा आ जाता है, और उसको आने के मतलब वो इन्वेस्टर आने के बाद लोगों का ध्यान भी वहां पर अट्रैक्ट हो जाता है, और उस कारण की वजह से सब लोग उस जगह इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल उस टाइम ऐसा ही हुआ था, और ये कट लगने की वजह से मार्केट के अंदर बड़ा बुल मार्केट आया। बुल मार्केट कब तक आया था वो, फिर से अगर हम चार्ट वो देखते हैं तो मैं आपको चार्ट भी शेयर करता हूँ। रुको एक मिनट। ये देखो, ये जो चार्ट अगर आप देखते हो, बुल मार्केट, जापान का बुल मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये 500% ऊपर गया था, ठीक है। और वो लगभग 80, सॉरी, यहाँ से अगर आप देखते हो 85 से 300% ऊपर गया था, और ये 1991 के अंदर खत्म हुआ था। ओके, यहाँ पर बुल बबल क्रिएट हुआ, और बबल क्रिएट होने से क्या हुआ, ये मार्केट जो लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, मतलब यहाँ पर 100 का भाव था, सीधा 1000 का हो गया। और एक्चुअली उस मार्केट की वैल्यू 100 ही थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, का उसका सुन के इन्वेस्ट किया, और उन्होंने वहां पर बुल मार्केट क्रिएट किया। उनको खाली वर्ल्ड के इन्वेस्टर को खाली जापानी दिखता था। ओके, उस टाइम अगर आप, ये जो करेक्शन आया था, ये करेक्शन आने के बाद, अगर आप देखते हो तो मेरे हिसाब से 35 साल के बाद फिर से ये जो स्टॉक है, ये जो चार्ट है, ये चार्ट 35 साल के बाद ऊपर की तरफ आया है। ओके, मतलब एक बुल मार्केट जब खत्म होता है तो उसको फिर से उस 100 के वैल्यूएशन के ऊपर आने के लिए, मतलब लोगों ने तो यहाँ पर 1000 के ऊपर लिया है ना सर, लोगों ने तो 1000 का रेट किया है, उसको फिर से 100 के ऊपर लाने के लिए उनको इतने साल लगे। तो बुल मार्केट आने के बाद एक बहुत बड़ी मंदी आती है, और उस मंदी के अंदर जिन लोगों ने 1000 के ऊपर लिया है उनका जो माल है 35 साल तक, मतलब वो बूढ़े हो चुके होंगे, अभी बहुत सारे लोग तो मर भी गए होंगे। तो इस जो साइकिल है, ये साइकिल स्टॉक के अंदर भी आती है, और सेक्टर के अंदर भी आती है, और कंट्री के अंदर भी आती है। और इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंडिया को भी देखने वाले हैं, इंडिया कहाँ पर है। तो अगर हम
अगर हम फिर से ओ रेट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर करेक्शन क्यों आया? ये करेक्शन आने का ये करेक्शन आने का कारण क्या था? तो करेक्शन क्यों आता है? जैसे कि यहाँ पर ये जो 1000 का स्टॉक हो चुका है समझो एग्जांपल के लिए, तो ये 1500 भी तो होना चाहिए था ना, लेकिन 1000 से क्यों गिरा? इसका रीजन भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये आपको याद रखना है कि जब भी कभी आप किसी बुल मार्केट को देख रहे हो तो आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए? आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि बुल मार्केट कौन क्रिएट करता है, मतलब बुल मार्केट का ईंधन कौन लाता है? ओके, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक। ओके, तो पहली बार डिसीजन किसने लिया था? वहां की जो बैंक है उस बैंक ने डिसीजन लिया था, जैसे कि हमारे रिजर्व बैंक है। दूसरी बार डिसीजन किसने लिया? रिजर्व बैंक ने। तो आपको रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी है उसके ऊपर हमेशा नजर रखनी है, जैसे कि कल के दिन रेपो रेट था। ओके, तो इंपॉर्टेंट यही है कि बुल मार्केट क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो बैंक का होता है, उस कंट्री की बैंक, जैसे कि यूएस की सेंट्रल बैंक है। अगर हम मतलब रिजर्व बैंक क्या करती है, एक ईंधन का काम करती है। अगर अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसके अंदर वो ईंधन भरने का काम करती है, उसके अंदर लिक्विडिटी डालने का काम करती है, उसका लिक्विडिटी फ्लो बढ़ाने का काम करती है, उसका स्पीड बढ़ाने का काम करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए। और उस रेट, मतलब ऐसा रेट, अट्रैक्टिव रेट अगर किसी बैंक ने कर दिया तो वहां पर बाहर के लोग भी आते हैं और वहां के डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी वहां पर काम करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लोग खरीदना चालू कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनका जो हाथ होता है वो कहाँ पर होता है? उनका जो जो उन्होंने जो खरीदी किया है वो स्टॉक मार्केट को हेल्प कर जाता है, इसीलिए स्टॉक ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से साइकिल चलता है। तो वहां पर रिजर्व बैंक ने रेट फिर से बढ़ा दिए थे, जैसे कि अगर हमारी एंट्री होती तो वहां पर रिजर्व बैंक है और रिजर्व बैंक ने फिर से रेट बढ़ा दिए, और उस रेट बढ़ने से फिर से वहां पर करेक्शन चालू हुआ। तो करेक्शन कब आया था? 1990 में। यहाँ पर आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है, आप यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, करेक्शन कब आया था? 1919 में। तो इस तरीके से आपको आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया होगा इस लेसन का, कि रिजर्व बैंक जो है बुल मार्केट या बेयर मार्केट का कारण बन सकती है। उसके डिसीजन बुल मार्केट बेयर मार्केट के लिए बनते हैं। अगर कोई अच्छा डिसीजन है इन्वेस्टर के लिए तो वहां पर इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर कोई गलत डिसीजन है तो गलत डिसीजन इन्वेस्टर बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो रिजर्व बैंक के डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट। ये तो आपको मालूम है ना। तो रिजर्व बैंक को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली उस पॉलिसी के अंदर हाथ होता है, और उस कारण की वजह से इम्पैक्ट जो स्टॉक मार्केट के ऊपर होता है। तो ये इस तरीके से पाइपलाइन होती है, इस कारण की वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर बुल मार्केट बनता है या बियर मार्केट बनता है। तो हम लास्ट में देखेंगे क्या डिसीजन लिया था और किस तरीके से हमारी कंट्री कौन से एरिया के अंदर है। तो बुल मार्केट के अंदर जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग जो है एक ही सेक्टर के ऊपर, एक ही स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट हो जाते हैं। ओके, अभी 1919 में बुल मार्केट के खत्म होने के बाद
हमने 85 के अंदर देखा कि बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था जापान के अंदर और 1919 के अंदर वो खत्म हुआ, और उसके साथ वर्ल्ड का पैसा कहाँ पर था वो भी देखेंगे। और वहां पर अगर हम और एक चार्ट देखते हैं तो मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। को चार्ट दिख रहा होगा। सॉरी, एक चार्ट है, और ये जो चार्ट है जापान के साथ अगर आप देखते हो, ये थाईलैंड की करेंसी है। इस करेंसी के अंदर तेजी आई थी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि थाईलैंड की करेंसी है। जैसे कि आपको ये भी मालूम है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर कोई करेंसी ऊपर की तरफ चली गई, जैसे कि हमारा यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है। ओके, वॉइस आ रहा है सबको? एक बार रिप्लाई करो। तो रुपए की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि हमारा यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे उल्टा अगर ये स्टक हो जाता है, एक ही लेवल के ऊपर दिखता है, तो रुकता है, तो करेंसी स्टेबल हो चुकी है। करेंसी के अंदर मतलब कोई करेक्शन नहीं है, वो स्टेबल है। तो वहां पर भी जो इन्वेस्टर है अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये करेंसी है कम हो चुकी थी और वो स्टेबल भी थी। अगर आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है तो अगर आप उसको जूम करोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो जो थाईलैंड की करेंसी है 1985 के अंदर और 1995 तक क्या थी? स्टेबल थी। ओके, और वो स्टेबल होने के कारण अगर आप उनका इंडेक्स देखते हो, मतलब आज से आपको याद रखना है, कभी भी आपका फोकस कहां पर होना चाहिए। ये थाईलैंड का इंडेक्स है, और ये थाईलैंड के इंडेक्स को अगर आप देखते हो 1990 85, ये देखो इस एरिया से भूल हो चुकी थी, और इस एरिया तक जो थाईलैंड का इंडेक्स है ऊपर जा रहा था। और उसने कितने रिटर्न दिए थे आप देख सकते हो, 1200, लगभग 1300%, 1250% रिटर्न दिए थे। ओके, तो ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न अमेजिंग रिटर्न है। अगर कोई इंडेक्स इतना चलता है तो वहां के स्टॉक कितने चलेंगे? अगर निफ्टी 5% हिलता है ना, तो स्टॉक भी 15-15, 20-20, 40-40% हिलते हैं। ओके, तो ये 1200% ऊपर गया था। तो इस तरीके से जापान और के अंदर एक साथ बुल मार्केट चल रहा था, और दोनों का करेंसी उस टाइम स्ट्रांग हो रहा था। और इस कारण की वजह से वो जो पैसा है, वर्ल्ड का पैसा, वर्ल्ड के इन्वेस्टर, वो दोनों कंट्री के अंदर इन्वेस्ट हो रहे थे, और वहां पर सबसे ज्यादा उनका फ्लो था। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब तक हमारी करेंसी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। मतलब हमारे इंडिया के अंदर कितनी भी अच्छी पॉलिसी लाई जाए तो भी वहां पर इन्वेस्टर नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वेबिनार के अंदर क्लियर किया था कि वो अगर 100 रुपए लेके आते हैं और करेंसी वीक हो जाती है, तो उनका उनका ही नुकसान हो जाता है। वहां पर भी नुकसान हो जाता है क्योंकि वो डॉलर के अंदर खेलते हैं, डॉलर का भी वैल्यू बढ़ जाता है, और वो रुपए के अंदर
पैसा क्यों डालेंगे? उन्होंने डॉलर से 100 रुपए लाए समझो यहाँ पर, तो वहां पर डॉलर की कीमत बढ़ गई, मतलब यहाँ पर उन्होंने इंडियन रुपए के अंदर पैसा लाने से उनका यहाँ पर भी वैल्यू कम हो रहा है और वहां पर भी वैल्यू बढ़ रहा है ना। तो अगर वो यहाँ से फिर से पैसा निकालेंगे, वहां पर डालेंगे तो उनको और महंगा मिलेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले करेंसी को देखते हैं, किसी कंट्री की करेंसी को। तो आज से आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी किसी देश की करेंसी की कीमत बढ़ती है तो जागतिक जो निवेशक है उस देश में निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं, और जब करेंसी की कीमत घटती है तो वहां से बाहर चले जाते हैं। ओके, चाहे वो कितनी भी बड़ी अच्छी कंट्री हो, वहां का कितना भी बड़ा अच्छा पॉलिटिकल लीडर हो, वहां के लोग अच्छे हो, वहां की फैक्ट्री अच्छी हो, कंपनी अच्छी है, वो सब कुछ अच्छा हो, लेकिन वहां की करेंसी अगर खराब हो रही है, उसका वैल्यू कम रहता है, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम इस देखते हैं डॉलर के चार्ट को, तो मैं डॉलर का भी चार्ट दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ये जब स्टॉक या ये करेंसी ऊपर जा रहे थे तब डॉलर का चार्ट कहां पर था। ये डॉलर का चार्ट है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। हम 1985 से देखते हैं, ये देखो जापान के अंदर बुल मार्केट चालू हुआ, जापान की करेंसी स्ट्रांग होनी चालू हुई तो डॉलर की वैल्यू भी कम होना चालू हुआ, देख सकते हैं। ओके, इस एरिया तक डॉलर की वैल्यू कम हो रही थी, इस एरिया तक, और इस एरिया के अंदर ही थाईलैंड के अंदर करेक्शन आया था, जापान के अंदर इस एरिया के अंदर करेक्शन आया था। ओके, मतलब यहाँ पर इस एरिया से ही वो जो कंट्री है उस कंट्री से माल निकलना चालू हुआ और फिर से डॉलर का वैल्यू बढ़ना चालू हुआ। ओके, मतलब यहाँ पर ये बाउंस आया ना, तो उस कंट्री के अंदर से वो पैसा निकला, फिर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट, मतलब वहां पर उन्होंने लोगों ने पैसा कमाया, फिर से डॉलर उन्होंने लेना चालू किया या डॉलर के अंदर उनका पैसा कन्वर्ट करना चालू किया। इस एरिया के अंदर अंदर क्या हो रहा था, इस एरिया के अंदर लोगों ने डॉलर को बेचना चालू किया और उस थाईलैंड की करेंसी को लेना चालू किया या जापानी करेंसी को लेना चालू किया, उस करेंसी के अंदर ट्रेड करना चालू किया उन्होंने। ओके, जब भी कोई करेंसी के अंदर ट्रेड करना चालू कर देता है तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है और डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है। ये सीधा गणित है। तो इस तरीके से ये जो इम्पैक्ट है डॉलर के ऊपर आ रहा था, और वहां की करेंसी कमजोर हो रही थी। ओके, डॉलर कमजोर हो रहा, तो आपको ये समझना है कि फिर क्यों कमजोर हो रहा है, तो फिर आपको पूरे वर्ल्ड का चार्ट देखना है, कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, तो वहां पर बुल मार्केट चालू हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा डॉलर के साथ नास्डैक को देखेंगे, और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर कहां पर बुल मार्केट था वो भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से करेंसी इस एरिया के अंदर बुल मार्केट कौन सा था, थाईलैंड और जापान का। ओके, अब तब यहाँ पर डॉलर की वैल्यू कम हो रही थी। अब ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर कौन सा बुल मार्केट चालू था वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके साथ नास्डैक को भी लगा देते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये आईटी इंडेक्स है वहां का, और उस इंडेक्स के अंदर अगर आप देखते हो ये एरिया है, ये एरिया 19.5। ओके, 95 के अंदर बुल मार्केट चालू हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस एरिया के अंदर जब थाईलैंड का करेक्शन आया तो डॉलर ऊपर की तरफ चला गया, तो वहां के जो इन्वेस्टर थे वहां कहां पर कन्वर्ट हुए, वो इस आईटी सेक्टर के अंदर। ओके, आईटी सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हुआ उनका पैसा और उन्होंने वहां पर बुल मार्केट क्रिएट किया। ओके, तो ये डॉलर किस देश का है, यूएस का। ये यूएस की करेंसी बढ़ी तो उसके अंदर ये मार्केट चालू हुआ। अभी हम एक पाइपलाइन से चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए
ऐसा हमने बीच में कोई गैप नहीं दिया कि 2 साल छोड़ दो, 5 साल छोड़ दो। एक करंट करंट टू का मतलब जिस साल के अंदर उस कंट्री के अंदर करेक्शन आया था, उस कंट्री के अंदर करेक्शन आने के बाद किस कंट्री के अंदर किस तरीके से करेंसी अप गई डाउन गई, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। इस तरीके से साइकिलें चलती है। ओके, तो ये बुल मार्केट आया, फिर से आपको मालूम है कि फिर लोगों ने आईटी सेक्टर जो भी है वो चलना करना चालू किया। फिर वो .com बबल आपको मालूम होगा 2000 में आया था, वही बबल है। तो सब लोगों ने आईटी को ही लेना चालू किया, सब लोग आईटी की बात कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, .com बबल आया, ये डॉलर फिर से कम हुआ, क्योंकि यहाँ पर ओवर वैल्यू हो चुका था उस सेक्टर का, उस एरिया का। ओके, ये किसी कंट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है, किसी स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकता है, किसी सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो फिर से वो बबल आया, फिर से करेक्शन आया, फिर से जहां पर डॉलर था वहां पर फिर से उसका वैल्यू आ गया। मतलब क्या हुआ, उस एरिया को, इस आईटी को लोगों ने जम के बाय किया था। बाहर के लोगों ने भी किया था, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी किया था, सब लोगों ने किया था। गधे ने भी किया था, घोड़े ने भी किया था, सबने बाय किया था। किसको कुछ अक्ल नहीं, उसने भी बाय किया था। तो इस कारण की वजह से ओवर वैल्यू हो चुका और उसके बाद एक करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद अगर आप देखते हो तो निफ्टी को देखते हो या सेंसेक्स को देखते हो? निफ्टी को ही देखते हैं हम, चलो। निफ्टी का चार्ट अगर हम वीकली करते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। .com बबल, नहीं सॉरी, ये 2008 का करेक्शन है। ये देखो, ये .com बबल का करेक्शन है। ये .com बबल का करेक्शन है। और इस एरिया के अंदर डॉलर मजबूत था, इस एरिया के अंदर डॉलर कमजोर था। ओके, कमजोर हुआ डॉलर, इस एरिया से फिर से वो .com बबल चालू हुआ, यहां से .com बबल। ओके, सॉरी, ये एरिया है, ये एरिया .com बबल का है 1990। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2000 तक, और उसके बाद एक करेक्शन आया है। ओके, जब ये करेक्शन आया उसके बाद वर्ल्ड का पैसा कहां पर आया, इंडिया के अंदर आया। ये देखो, अगर आप देखते हो इंडियन मार्केट को, ये वीकली चार्ट है। अगर हम मंथली को देखते हैं तो आपको सीधा ऊपर गया है मार्केट। मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, रुको। देखो, ये इंडिया के अंदर वर्ल्ड का पैसा यहाँ पर आया, इस एरिया के अंदर। ओके, तो ये .com बबल, उसके बाद इस एरिया के अंदर किसकी रैली चल रही थी, यूएस के अंदर, नैस्डैक के अंदर। और नैस्डैक का पैसा कहां पर आया वहां पर बिकवाली आई तो यहाँ पर आया। और यहाँ पर हमारा निफ्टी कितना हुआ, एक मिनट, अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो लगभग 6 गुना। ओके, तो एक स्टॉक, एक सेक्टर, एक इंडेक्स जो मेन है वो 6 गुना हो जाता है। तो वहां के स्टॉक कितने गुना हो चुके होंगे, 5 गुना। अगर कोई स्टॉक इंडेक्स ऊपर नीचे होता है ना, तो स्टॉक के अंदर 15, 20, 25% का बाउंस आता है या करेक्शन आता है। तो ये 6 गुना होता, 6 गुना हुआ था। तो फिर आप सोच सकते हो, कैलकुलेशन लगा सकते हो। और इस हिसाब से वर्ल्ड का पैसा इंडिया के अंदर आया था। ओके, तो इस एरिया के अंदर ये पैसा जब आया तब हमारे मनमोहन सिंह, उन्होंने यहाँ पर उनका जो पीएम बोल के उन्होंने शपथ ली थी।
इस एरिया के अंदर, और उस कारण जो भी है, लेकिन चार्ट ऊपर गया था, पैसा इंडिया के अंदर आया था। ओके, और आज तक ऐसा बुल मार्केट इंडिया के अंदर आया नहीं है। तो ये 2008 का करेक्शन, उसके बाद फिर से बबल आया, 2008 का करेक्शन, लोगों ने सेल किया, और अभी आपके सामने ये चार्ट है। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर हमारे साथ किसके साथ, तो मतलब जैसे कि जापान और थाईलैंड के अंदर बुल मार्केट आया था, तो इंडिया के साथ कौन सी कंट्री थी उसके अंदर बुल मार्केट आया था, वो भी समझते हैं। और उसके लिए मैं आपको यहाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो है, यहाँ पर मैंने निकाल के रखा है, रुको 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ब्राजील, ये देखो, ब्राजील के अंदर हमारे साथ, मतलब इंडिया और ब्राजील और चाइना, इन तीनों कंट्री के अंदर बुल मार्केट आया था, मतलब एशिया के अंदर बुल मार्केट आया था। और वहां के लीडर जो थे, ब्राजील था, उसके बाद इंडिया था, उसके बाद चाइना था। ब्राजील के अंदर कितने रिटर्न मिले लोगों को, ये भी आप देख सकते हैं, ये इंडेक्स है उसका, लगभग 1900%। ओके, वही टाइम, वही डेट, वही एरिया, उसके बाद करेक्शन आया 2008 का। और अगर हम निफ्टी को देखते हैं, सॉरी यूएसडी आईएनआर को देखते हैं, तो यूएसडी आईएनआर भी आप देख सकते हो, यूएसडी आईएनआर उस एरिया के अंदर ही स्ट्रांग हुआ था, आप देख सकते हो। निफ्टी वर्सेस यूएसडी आईएनआर है, यहाँ पर ये चार्ट में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, ये बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद अगर हम चाइना का चार्ट देखते हैं, तो ये चाइना का चार्ट है, एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर मार्केट आया था, इंडिया, ब्राजील और चाइना। तो ये चाइना का बुल मार्केट है। अभी यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो मैंने उस वीडियो के अंदर भी पूछा था और किसी ने सही जवाब नहीं दिया था, तो मैं भी आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर फिर से मैं वही क्वेश्चन करता हूँ कि यहाँ पर बुल मार्केट आया था चाइना के अंदर, और उसके बाद चाइना का मार्केट किधर गया ही नहीं। तो भी चाइना की करेंसी स्ट्रांग है, चाइना का मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन उसका इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसका कारण क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो कोई रिप्लाई कर सकता है? अभी तक उस चाइना के मार्केट ने 2008 का हाईवे नहीं ब्रेक किया है, तो क्यों? लेकिन वो तो, मतलब 84 को इंडिया की करेंसी और चाइना की करेंसी सेम थी, दोनों का वैल्यू सेम था, और उसके बाद इतना बड़ा डिफरेंस आया जीडीपी के अंदर, उसके करेंसी के अंदर, करेंसी स्ट्रांग हो रही है उसकी, सब कुछ ठीक है उसका, लेकिन ये चार्ट जो है ऊपर क्यों नहीं गया? कोई है रिप्लाई कर सकता है? नहीं, वहां पर तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी थी सर, इकोनॉमी उसका जो चाइनीज एन है वो स्ट्रांग हो चुका था। ओके, जापानीज येन है, सॉरी, चाइना का, चाइना का, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। हाँ, चाइनीज, चाइनीज एन है,
तो उसका कारण वहां पर इन्वेस्टर ने, नहीं सर, वहां पर इन्वेस्टर का कोई रोल नहीं है। इन्वेस्टर ने भर भर के बाय किया था क्योंकि करेंसी वहां पर स्ट्रांग हो चुकी थी। ओके, उसका कारण क्या था कि वहां के गवर्नमेंट ने क्या किया था, तो वहां की करेंसी सब कुछ ठीक था वहां पर। मैं आपको फिर से दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या था, इक्विटी डाइल्यूशन किया था, डाइल्यूस किया था उसको। और उस कारण की वजह से वहां का इंडेक्स अभी भी वहां पर है, जहां पर है वहां पर ही है। तो डाइल्यूस का उदाहरण अगर हम समझते क्यों करते हैं डाइल्यूस और क्या होता है, तो जैसे कि आपके पास 100 रुपए है, मतलब आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर से, सॉरी, कंपनी के पास 100 शेयर से किसी कंपनी के पास, और उसमें से आपके पास 10% है, मतलब 10 शेयर आपके पास है। तो कंपनी क्या करती है कि उसके शेयर और 100 बढ़ा देती है। ओके, तो यहाँ पर कंपनी के कितने शेयर हुए, 200। अब 200 शेयर जब हो जाते हैं, तब आपके पास कितने परसेंटेज हो जाते हैं, 5%। आपका परसेंटेज कम हो जाता है। और इस कारण की वजह से वहां के जो स्टॉक है, वहां के जो इन्वेस्टर है, वहां पर वो इन्वेस्ट है, लेकिन उनको अच्छे खासे रिटर्न नहीं मिले, और वो उनका जो रेशो था वो धीरे धीरे कम होते गया। और उन्होंने अभी तक वो किया, 2008 के बाद से अभी तक उनका डाइल्यूशन चालू है। ओके, उस कारण की वजह से वो जो स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर नहीं गया, या वहां के जो स्टॉक है वो, जैसे कि अगर ये 100 के 100 फुल हो गए तो सीधा बुल हो जाएगा ना मार्केट। ओके, वहां पर तेजी आ जाएगी, लेकिन वहां पर जैसे फुल होने आया, फिर से गवर्नमेंट क्या करती थी, या वो कंपनी क्या करती थी, वो सेक्टर क्या करता था, तो वहां पर उसको डाइल्यूट कर देते थे। फिर से वो 100 के ऊपर आए तो फिर वो स्टक ही हो जाते थे एक ही जगह। और उस कारण की वजह से वो रेंज बनी हुई है, वो कंट्री स्ट्रांग है। अगर किसी स्टॉक के अंदर भी किसी प्रमोटर ने वो स्टॉक को डाइल्यूट किया, तो वो स्टॉक कभी भी ऊपर नहीं जाता है। ये सबसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर उसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो उसका जो ईपीएस है वो धीरे धीरे वो मैनेज होते रहता है, उस एरिया के अंदर रहता है। कंपनी का वैल्यू बढ़ने लगा तो फिर वो क्या करते हैं, फिर से शेयर की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, फिर वो ईपीएस जो पी है वो उसको एक ही जगह पे लेके रखता है, कॉस्ट टू कॉस्ट। इसलिए क्या होता है कि वहां पर कितनी भी तेजी करने की कोशिश की तो शेयर बढ़ जाते हैं। तो वो एरिया है, वो चार्ट है, वो जो स्टॉक है, वो जो सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर कंसोलिडेशन चालू हो जाता है। ओके, क्योंकि अगर लिमिटेशंस रहेगा तो ही बुल मार्केट रहेगा ना। अगर 100 के ऊपर किसने लेने की कोशिश की, तो कोई बोल रहा है मुझे 101 के ऊपर लेना है, तो फिर वो 101 का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर 101 के ऊपर लेने के लिए तैयार अगर कोई है, तो उसको ही पहले से 99 के ऊपर माल मिल रहा है, तो क्या करेगा, फिर ज्यादा क्वांटिटी कम लेने वाले, तो इससे क्या हो जाता है कि वो एक ही रेंज के अंदर रह जाती है करेंसी। तो वहां पर जैसे जैसे वो कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस आने की कोशिश कर रही थी, तब वहां का जो गवर्नमेंट है वो क्या करता था, डाइल्यूट कर देता था, वहां पे क्वांटिटी बढ़ा देता था। तो फिर क्या क्या होता था कि वो जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट, मतलब शेयर की क्वांटिटी बढ़ गई तो कॉस्ट ऊपर जाएगी ही नहीं, वहां पर कितना भी ले लो उसको। तो वहां पर उस कारण की वजह से उन वहां के जो इन्वेस्टर है उनको अभी तक इतने रिटर्न नहीं मिले। ओके, उनके परसेंटेज रिटर्न कम हो चुके और वहां की क्वांटिटी बढ़ चुकी। और ये उस के उस गवर्नमेंट ने किया, वहां के प्रोमोटर्स ने किया, जहाँ वहां के जो सेक्टर चलने वाले थे उसके अंदर डाइल्यूशन चालू किया उन्होंने। और उस कारण की वजह से वो सेक्टर अभी तक ऊपर की तरफ नहीं आया है, लेकिन वो कंट्री बहुत स्ट्रांग कंट्री है। ओके,
तो इक्विटी डाइल्यूशन का अगर उदाहरण देखते हैं, हम फिर से चार्ट के ऊपर जाते हैं, तो मैं चार्ट में दिखाता हूँ, मैं आपको स्क्रीनर के ऊपर दिखाता हूँ। तो इक्विटी डाइल्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा याद रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो किताबें पढ़ के आते हैं, इधर उधर का नॉलेज लेते हैं, ये देखो वो देखो, मल्टी बैगर स्टॉक निकालते हैं। तो आपको भी कभी भी याद रखना है कि वो लोग ये गलती कर बैठते हैं और इस गलती के कारण उनके स्टॉक के अंदर मूवमेंट्स नहीं आती है, और ये गलती मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं एस बैंक का, तो एस बैंक के अंदर करेक्शन आया था, इस एरिया के अंदर आया था 2018 के अंदर। 2018 के अंदर करेक्शन आने के बाद ये पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कंसोलिडेशन क्यों चल रहा है मालूम है? वो स्टॉक ने डाइल्यूट किए। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जिन लोगों ने लिया है ना इस एरिया के अंदर, जिन लोगों ने इस एरिया के अंदर लिया है ना, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर, उनके रेट कभी नहीं आएंगे और उसके लिए 35 साल लगेंगे फिर। ओके, तो ये देखो, उस कंपनी के पास इतने शेयर थे, उसके बाद उसने इतने किए, उसके बाद उसने उतने, उसका देख सकते हो आप। समझ रहे हो ना? वो चार्ट ऊपर ही नहीं आएगा। उन्होंने फुल भर भर के उसको कितना कितने गुना डाइल्यूट किया है, आप देख सकते हो। तो इस कारण की वजह से आपको जब आप कभी इन्वेस्ट करते हो, ये आपको देखना है कि उसने कितने शेयर बढ़ाए। जैसे कि आपके पास 100 है ना, आपने 200 किए ना, 200 किए मतलब क्या किया आपने? आपने उसका क्वांटिटी बढ़ा दिया, वो फिर बायर को और पुश करना पड़ेगा ना उसको ऊपर लाने के लिए। तो कब प्रोमोटर ने अपने पास पैसा ले लिया शेयर की क्वांटिटी बढ़ाकर, और उसका उपयोग वो उसके लिए कर रहा है, लेकिन लोगों का जो शेयर्स का वैल्यू है वो उतना ही रहेगा। उस कारण की वजह से बहुत सारे लोग इस बैंक के अंदर अभी तक अटके हुए हैं। दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, वोडाफोन। फिर से कंफ्यूजन रहेगा, यार ये तो वोडाफोन की भी बात कर रहे हैं। तो लेकिन देखो, वोडाफोन आइडिया दिख रहा है आपको? उन्होंने तो 10 कितना गुना किया है। ओके, तो समस्या यही है कि हम गलत स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट हो जाते हैं और वहां पर गलत डिसीजन हो जाती है। तो भी बहुत सारे लोगों ने वोडाफोन के अंदर एंट्री किया है। तो वो जो लोग होशियार है, ठीक है, उन्होंने कुछ और भी देखा है। तो उसका आंसर यही है कि यस बैंक के प्रमोटर ने या यस बैंक ने, उसके पास जो बिजनेस था या उसके पास जो कैपिटल थी, वो जो फ्रॉड हुआ था ना, आपने देखा होगा 2018 में, उस कारण की वजह से वो करेक्शन आया था, और उसकी कैपिटल ऑलरेडी बाहर चली गई थी। ओके, और वो कैपिटल को इक्वल करने के लिए उन्होंने वो शेयर को डाइल्यूट करना चालू किया, और इतना तेजी से चालू किया कि वो बैंक, उनको खाली बिजनेस चलाना था, बिजनेस चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, शेयर को डाइल्यूट किया, और वहां पर लोगों ने लिया, उन्होंने डाइल्यूट करना चालू किया, और उस कारण की वजह से ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? जब तक ये डाइल्यूशन का इक्वल नहीं होता। ओके, फिर से मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरा कोई ये नहीं है, मेरा खाली ये दिखाना है कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे डाइल्यूट किए हुए स्टॉक कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छे नहीं होते हैं। तो इस प्रमोटर ने क्या किया कि उस प्रमोटर के अंदर जो कंपनी का जो वैल्यू था 100 रुपए था, और उसमें से 50% दूसरा कोई लेके भाग गया, तो उसके पास पहले से 50 रुपए कम हुए। तो उसने क्या किया, फिर प्रमोटर ने
कि वो 50 रुपए और एडजस्ट करने के लिए शेयर को डाइल्यूट किया, लोगों ने वहां पर लिया और वो बैठे अभी मल्टी बैगर होने की राह देख रहे हैं। तो इस कारण की वजह से वो स्टॉक जो है डाइल्यूट किए हुए स्टॉक खराब होते हैं। लेकिन हर डाइल्यूट किया हुआ स्टॉक खराब होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वोडाफोन आइडिया, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ मैं वीडियो। वोडाफोन आइडिया ये जो ये यही वोडाफोन का है। तो ये जो प्रोमोटर है ना, उन्होंने बिजनेस के लिए पैसा उठाया, उनके पास डिमांड थी, उनके पास सब कुछ था, उनके पास सब 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 था, बिजनेस था, उनके पास स्पेक्ट्रम भी था, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उन्होंने बिजनेस डेवलप करने के लिए इस स्टॉक को डाइल्यूट किया है। और अगर कोई बिजनेस डेवलप करने के लिए वो पैसे के इस तरीके से पैसे जमा करता है क्योंकि उसके पास ग्रो है, तो उस कंट्री के अंदर बहुत बड़ा बुल मार्केट हो जाता है। जैसे कि चाइना के अंदर, चाइना का स्टॉक किधर गया? नहीं गया ना किधर, क्योंकि चाइना की कंट्री कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से ये डाइल्यूट किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यूको बैंक का भी हुआ है। अब बाद में आपने चार्ट भी देख लेना उसका कि किस तरीके से ये किया है। देखो लगभग 12 गुना। ठीक है, तो आपको कभी भी कुछ करना है तो ये पॉइंट हमेशा देखना है कि उस पॉइंट के हिसाब से ये कैपिटल काम करेगी या नहीं। ठीक है, तो आपकी कैपिटल कब काम करेगी? तब यहाँ पर कुछ नहीं हो और बाकी के सेंटिमेंट्स भी अच्छे हो। ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए रुकता हूँ, खाली 1 मिनट के लिए रुकता हूँ, रुको। तो आपको आज से याद रखना है कि जब भी आप कोई स्टॉक के अंदर कुछ करने की कोशिश करते हो तो आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए भी ब्रेकआउट हो तो भी आपको ये पॉइंट देखने की बहुत जरूरत है। और उस कारण की वजह से आपका जो टाइम है मार्केट के अंदर, जो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट हो जाते हैं ना गलत स्टॉक के अंदर, और 2-2 4-4 साल के अंदर वो वहां पर ही खड़े रहते हैं, स्टॉक भी खड़े रहते हैं और उनका कैपिटल भी वहां पर ही, वो कुछ होता ही नहीं उसका। तो उसका ये कारण है। ये डाइल्यूशन अगर किसी स्टॉक के अंदर हुआ है तो आपको कभी भी वहां पर इन्वेस्ट या बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड नहीं लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी डाइल्यूशन कब किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंट्री के अंदर डाइल्यूशन हो रहा है, किसी स्टॉक के अंदर, किसी सेक्टर के अंदर डाइल्यूशन हो रहा है, तो वो डाइल्यूशन अच्छे समय के अंदर किया जाता है। मतलब वहां पर लोगों को लगता है यार ये स्टॉक बहुत अच्छा है, तो उन्होंने वहां पर बाइंग करना चालू किया, तो फिर वहां पर भर भर के लोग बाइंग कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर उसको डाइल्यूट कर देते हैं। और डाइल्यूट करने के बाद, क्योंकि वहां पर लोगों को इंटरेस्ट है ना, तो वहां पर डाइल्यूट कर देते हो। डाइल्यूट करने के बाद क्या होता है, क्या होता है कि वो स्टॉक मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और प्रोमोटर को उसका फायदा हो जाता है। और उस कारण की वजह से बुल मार्केट के अंदर या उस स्टॉक के अच्छे समय के अंदर, या अच्छा उसका प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, उसका ट्रेंड अप है, उस ट्रेंड अप के अंदर ही डाइल्यूशन किया जाता है। अगर किसी स्टॉक का बुरा समय चल रहा है और वो बुरे समय अगर वो डाइल्यूशन करेंगे तो कोई वहां पर कोई लेने के लिए तैयार नहीं रहेगा ना। कोई रहेगा तैयार लेने के लिए? नहीं रहेगा, बोलेगा यार खराब स्टॉक है, क्यों लेना चाहिए। तो वहां पर लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। बुल मार्केट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इसीलिए डाइल्यूशन बुल मार्केट के अंदर ही किया जाता है। ओके, तो और एक अगला वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं है तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो पॉइंट भूल गया सर मैं। अभी इंडिया का बुल मार्केट खत्म हुआ है, ओके। इंडिया का बुल मार्केट खत्म हुआ है, तो फिर बुल मार्केट कहां पर चल रहा है, कहां पर चल रहा है सर? कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो। हमने सीखा है, पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान की करेंसी है, स्टेबल है 2023 से, ओके। अगर हम पाकिस्तान का इंडेक्स देखते हैं, मैंने आपको अभी तक सिखाया बुल मार्केट कहां पर चालू हुआ, देख सकते हो। ठीक है, करेंसी स्ट्रांग तो इन्वेस्टर वहां पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अभी करेंसी स्ट्रांग इस एरिया की है, इसीलिए उस एरिया के अंदर इन्वेस्टर आ चुके हैं। फिर हमारा लास्ट का पॉइंट क्या है, इंडिया का स्थान कहां पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया का स्थान अगर हमें देखना है तो हमें निफ्टी वर्सेस यूएसडी आईएनआर को देखना पड़ेगा, और उसको डॉलर टर्म के अंदर हमने कन्वर्ट किया है। और ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये 2003 के बाद ये 2008 का करेक्शन, और उसके बाद अभी ये जो चार्ट है ये इंडियन लोगों के लिए नहीं है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट उन लोगों के लिए है जो बाहर है, जो डॉलर से काम करते हैं या डॉलर के अंदर काम करते हैं, एफआईज के लिए। तो एफआईज को अगर हम देखते हैं, एफआईज का डेटा, ओके, एफआईज का चार्ट है। अभी इंडियन लोगों के लिए चार्ट ऐसा नहीं दिखेगा, इंडियन लोगों के लिए अलग चार्ट दिखेगा। तो ये जैसे जैसे कि मैंने लास्ट वेबिनार के अंदर भी आपको दिखाया था, तो एफआईज ने 2008 से अभी तक, मतलब 2021 तक, इस एरिया तक जीरो रिटर्न कमाए थे इंडिया के अंदर, जीरो रिटर्न थे उनको। कितना मिला था? जीरो रिटर्न, क्योंकि ब्रेकआउट 2021 के अंदर आया था। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो फिर से मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं। ये निफ्टी का चार्ट, और 2008 के बाद, ये 2008 का करेक्शन आया था इस एरिया के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूं। इंडियन लोगों के लिए ब्रेकआउट कब आया, इंडियन लोगों का 2008 के बाद वाला ब्रेकआउट कब आया था? 2014 में। और जो यूएसडी आईएनआर से पैसा लेके यहाँ पर आए थे, उनके लिए कब आया था? 2021 में, ओके। और इंडियन लोगों के लिए जो रुपीस के अंदर काम करते हैं, उनके लिए ये जो रिटर्न से अभी तक, मतलब हाई का, 2008 के बाद 300% रिटर्न मिले, ओके।
अगर हम जो लोग यूएसडी के अंदर काम करते हैं, मतलब बाहर से आए एफआईज, उनको कितने रिटर्न मिले थे? 77%। मतलब जिन लोगों ने 2008 के अंदर इन्वेस्ट किया था या 2009 के अंदर इन्वेस्ट किया था या इस एरिया के अंदर इन्वेस्ट किया था, तो उनको अभी तक 77% रिटर्न मिले हैं। और इंडियन लोगों को जो रुपीस के अंदर काम करते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उनको 300% रिटर्न मिले हैं। और इस कारण की वजह से हमारे मार्केट के अंदर करेक्शन आया, या हमारा मार्केट बुल मार्केट नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको जो 10वां पॉइंट दिखाया था गवर्नमेंट का, रिजर्व बैंक का, सेंट्रल बैंक का, जो हर एक देश की अलग अलग बैंक होती है, उस बैंक के जो डिसीजंस होते हैं, उस डिसीजन के ऊपर, मतलब यहाँ से तो हमारा चालू हुआ था सर बुल मार्केट होना, और ये आपने कभी सुना होगा बहुत बड़ा बुल मार्केट आने वाला है, बहुत बड़ा 2003 से 8 के पहले वाला जो बुल मार्केट है ना, वो इंडिया के अंदर चालू होने वाला है। लेकिन ये चालू ही हुआ था, इसीलिए तो वो एसआईपी के अंदर इतने सारे लोग आ गए ना सर। ओके, उनको माल बेच दिया उन्होंने और वो चले गए, वो 2 4 5 साल में आएंगे अभी फिर से। तो ओके, तो फिर क्या हुआ कि ये जो लोग है ना, पॉलिसी कंडीशंस वो सब देखते, उसके कारण करेंसी, अचानक करेंसी ने गिरना चालू किया, वही तो हुआ ना। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने भी छोड़ना चालू किया। ओके, तो हमारी करेंसी इस एरिया के अंदर अच्छी नहीं थी। करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने वाले कौन होते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसी, बराबर, सरकार के डिसीजन। तो उस कारण की वजह से करेंसी, कुछ जो भी है आपको जो समझना है वो समझो, करेंसी के ऊपर इंपैक्ट आया, तो उन लोगों ने इंडिया को छोड़ना चालू किया। ओके, तो आज के वेबिनार के अंदर हमने ये सीखा कि चाहे कुछ भी, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी अच्छा प्रमोटर हो, अगर करेंसी स्ट्रांग नहीं है उस देश की, तो वहां पर कोई जाता नहीं। चाहे आपके कंट्री के अंदर कितना भी बड़ा अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन आपकी करेंसी वीक है, तो वहां पर कोई नहीं आएगा। ओके, तो ये आज की सीख है। मैंने आप लोगों के माइक ऑन किए हैं, आप कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो, तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। तो अभी के टाइम, आज के टाइम हमें इस तरीके से दिख रहा है कि हमारे कंट्री के अंदर बुल मार्केट चल रहा था, छोड़ के चले गए। ओके, मतलब चालू हुआ था उनके, जो आदमी इतने साल रुकेगा इस एरिया के अंदर और वो 77% लेके थोड़ी निकलेगा। उसके पास पेशेंस है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास इंफॉर्मेशन है। ओके, वो तो ऐसा नहीं निकलेगा ना, वो उसको कम से कम 500%, 1000% चाहिए ना सर। वो इधर ही निकल गया, उसको उसको लगा चलो जो मिल रहा है मिल रहे तो चलो निकलो बाहर, उसको बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसीलिए वो चला गया। ओके, तो फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी, यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट ये है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो भी वो वहां पर रुकने को तैयार नहीं, बेच रहे, दे देना दन बेच रहे, हल्के भाव में बेच रहे, क्योंकि उनको और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको और सस्ता मिल रहा है, और पैसा बन रहा है उनका बाहर, इसलिए वो चले गए। ठीक है, कोई डाउट? रुको फिर यहाँ को। सनी जी, हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी बोलो, कोई डाउट? नो सर, नो सर। ओके, प्रदीप जी, निखिल जी, महेश हेलो जी, सर। हाँ जी बोलो।
सर यानी अपना अभी करेंसी जो है वो गिर चुका है, तो इसका मतलब अभी हमारा जो मार्केट है निफ्टी, ये अभी थोड़ा शांति रहेगा, इसका चलती मतलब। रहेगा सर। हमने पिछले दो वेबिनार पहले ही बात की। हाँ, मतलब यहाँ पर जो उंगली करेगा उसका बर्बाद। समझ रहे हो ना? हाँ, वो स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर, स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर काम करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर सब जगह जैसे पहले कैसे था, अगर आप देखते हो ना कि 2025 के पहले जो बुल मार्केट चल रहा था, ये हमारा निफ्टी है। तो सॉरी, ये नहीं, एरिया था ये। करेक्शन, कोविड का करेक्शन है। इस एरिया के अंदर बहुत सारे लोगों के अच्छे पैसे बने सर। इस एरिया के अंदर ये हमारा बुल मार्केट है। ये देखो रॉकेट के जैसे ऊपर। हाँ ओके। सर। तो इस एरिया के अंदर अगर आप किसी एफएनओ के अंदर काम करते हो, आपके पास अच्छा खासा जानकारी है, थोड़ा बहुत टेक्निक से नॉलेज है, तो आपका 10 में से 8, 6, 7 बार ट्रेड आपके सही आते थे एरिया के अंदर। ओके। और इस एरिया के अंदर भी अच्छा खासा पैसा बना। और ये जो फेज है, आपको मालूम है क्यों आए थे और कैसे आते हैं, वो ये भी एक फेज है। ठीक है। तो ये फेज बड़ा क्यों होने वाला है, मैंने आपको लास्ट वेबिनार के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। तो इस एरिया, ऐसे एरिया के अंदर अगर आप काम करते हो तो गधे घोड़े सब चल जाते हैं। मतलब आपने बहुत सारे लोग ऐसा देखा भी होगा कि उसको कुछ मालूम नहीं, उसने ट्रेड किया तो भी उसने पैसा बना लिया। तो ये एरिया होता है। ओके। अभी जिसको सब कुछ मालूम है, कब रुकना है कब नहीं रुकना है, तो ये एरिया के अंदर उनको नुकसान होता है। मतलब उसके 10 में से 2-3 ही ट्रेड सही आएंगे, बाकी सब खराब रहेंगे। क्योंकि इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन रहेगा, नहीं तो करेक्शन रहेगा। तो इस एरिया के अंदर ज्यादातर लोग काम नहीं करते हैं। जो बेवकूफ होते हैं वही काम करते हैं। ठीक है। तो इस एरिया के अंदर रुकना है। ओके। तो पैसा मार्केट के अंदर कब बनता है ना, ये भी मालूम होना चाहिए ना। तो सब मालूम है, भर भर के नॉलेज है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं कि कब रुकना है मुझे। तो फिर आपका कितना भी गोल्डन स्ट्रेटजी हो, कुछ भी हो, सोने जैसा हो, कुछ भी लगा दो वहां पर, कुछ काम का नहीं रहेगा। और अब भी वो टाइम है। कितने ब्रेकआउट आए आपके सामने? आए हैं ना? हाँ, हाँ, आए ना? तो रुकने का हाँ, हाँ। टाइम है। आपका ईडी लाइन भी बोल रहा है रुको। अगर आप ईडी लाइन को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि एयरलाइन भी स्टेबल है सर, एक ही जगह पे रुका हुआ है वो सर। रुका हुआ है। तो फिर क्यों वहां पर वो चार्ट के ऊपर दिखेगा खाली? ओके। वो स्टेबल, जब वो एरिया इस तरीके से चलना चालू करेंगे ना, उस एरिया के अंदर अच्छा खासा पैसा बनता है। तो इस एरिया के अंदर जब तक वो ईडी लाइन नहीं करेगा, कुछ सेंटिमेंट्स नहीं आएंगे, वहां पर कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ ना कुछ पॉलिसी। अभी जैसे कि कल के दिन देखा होगा, या पैसा जो टैक्स है वो कम किया उन्होंने, या पैसा किया इंडियन का नहीं किया। ओके। तो उनको जो 12% टैक्स लगाया था वो भी उन्होंने लगाया था ना। उनको अभी हाँ, समझ में आ रहा है गवर्नमेंट को, यार इस कारण की वजह से चले गए वो। तो पहले से करेंसी का उनको 12% टैक्स भी देना है, करेंसी को कन्वर्ट भी करना है, उसको भी चार्जेस देने हैं, उनको भी गवर्नमेंट को चार्जेस देने हैं, फिर से वहां पर डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना है, उसका भी पैसा देना है। तो वो लोग जो है उनकी कैलकुलेशन करके वो निकल रहे बाहर। तो फिर उसकी अभी गवर्नमेंट जिस तरीके से एक्शन देगी, उस तरीके से वहां पर हमें यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। ओके। उनको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया तो फिर आएंगे वो। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डीआईज ने मान लिया है वो। और डीआईज में से ज्यादातर लोग कौन है? हमारे जो इस एरिया के अंदर आए थे हमारे ना, एसआईपी वाले। इस एरिया के अंदर आए थे ना सर। ये देखो एसआईपी वाले, इन लोग इस एरिया के अंदर कौन लोग थे मालूम है? जो लोग इस एरिया के अंदर पहले से ही थे, मतलब ये देख रहे थे, उन्होंने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया। और इस एरिया के अंदर जो लोग नए बचे हुए आए थे ना, उन्होंने रैंडमली स्टॉक ले लिए है। चलो लॉकडाउन लगाया, ले लिया, चलो 2 लाख का 10 लाख का ले लिया, उनका पैसा लकीली बन गया। तो बाजू वाले ने देख लिया, यार उसने तो इतना पैसा बनाया, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर काम किया और उनके भी पैसे बन गए। याद रखो, उनके भी बन गए। हाँ, अभी उनके बन गए तो फिर पूरी दुनिया को समझ में आया यहाँ पर पैसा बन रहा है। फिर क्या हुआ, भर भर के अकाउंट आए यहाँ। तो मतलब इस मार्च के अंदर एफआई ने इतना सेल किया कि उतना सेल
अभी तक नहीं किया था। जी मतलब आपने न्यूज सुना होगा। हाँ ओके, कुछ हर रोज बेच रहे हो, खरीदने का नाम ही नहीं, खाली बेच रहे, मतलब जो चाहे वो रेट के ऊपर बेच रहे, नीचे निफ्टी नीचे आया तो भी बेचते हैं, ऊपर गया तो भी बेचते हैं। हम्म, DIs के पास इतना थोड़ी पैसा है सर, ये वर्ल्ड का पैसा एक जगह आया और ये इंडिया के लोगों का पैसा, वो खाली उसको स्टेबल कर रहे हैं सर। जी जो 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 मैंने बोला ना, इस तरीके से अटके रहेंगे वो, उनके परसेंटेज जो है ना उस एरिया के अंदर अटके रहेंगे। जिसने जिसके समझो किसी के SIP है और उसके 100% कमा लिए, तो उसके 100% अभी 80% 70% पे आ चुके हैं, 50 पे आ चुके हैं। और जिन लोगों ने नया लगाया है इस एरिया के अंदर, वो तो माइनस में ही। बराबर। और वो आएंगे ना, इतना खतरनाक तरीके से एंट्री करेंगे, सीधा सेल कर देंगे, मतलब सबको बाहर निकालेंगे जो बैठे हैं ना वहां पर। उनको पैनिक करेंगे, वो इतना पैनिक करेंगे, उनको तरसाएंगे, निकल बाहर भाई, तेरे लायक नहीं है, चल निकल, रिटर्न नहीं मिलने वाला, चल निकल बाहर। जब वो परेशान होके, ये जो लोग हैं परेशान हो जाएंगे, यार नहीं मिल रहा कुछ यार, अरे वहाँ बाजू वाला प्लॉट लिया होता ना तो अभी तक दुगना हो चुका होता, ऐसा उसके माइंड के अंदर आएगा ना, वो बेच देगा उसको। तब उनकी एंट्री होगी। और उनको, उन्होंने उन्होंने यहाँ पर बेचा है तो यहाँ पर नहीं लेंगे, वो यहाँ पर लेंगे। ओके, वो इतना सेल करेंगे, इतना सेल करेंगे, मजबूर कर देंगे सामने वाले को, बेच तू बेच। अब जब बाहर निकल, जो कमजोर दिमाग वाले होते हैं, जो कमजोर होते हैं ना, वो निकल जाएंगे और उसके बाद उनका एंट्री हो जाएगा। इतना बराबर। वो, मतलब वो टाइम से मारेंगे, समझ रहे हो ना? हाँ सर। वो टाइम से, मतलब ये देखो, आपके सामने कॉस्ट अगर गिरती है ना, अगर किसी स्टॉक का वैल्यू 100 रुपए है, वो 10% नीचे आया, मतलब 90 तक आया, तो आपको दिख रहा है, वो आपके सामने हो रहा है। 80 के ऊपर आया, वो आपके सामने हो रहा है, आपको दिखता है, आपको एक मतलब टिगर मिलता है, यार मैं लॉस में जा रहा हूँ। लेकिन इस ऐसे इस एरिया के अंदर है ना, टिगर ही नहीं मिलता। उसको आज हाँ ब्रेकआउट दिख रहा है तो कल ब्रेकडाउन दिखता है। वो इतना कंफ्यूज कर डालते हैं, अरे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, फिर लेते हैं लोग यहाँ पर, फिर से उनको इस एरिया अंदर लाते, फिर से वहां पर लाते, फिर से, मतलब। और एक टाइम इतना पैनिक हो जाते हो, यार कुछ नहीं हुआ, यार बकवास है, सब छोड़ दो, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर की एंट्री आ जाती है। ओके, तो इस तरीके से ही अभी आप देखोगे डेटा उनका, जब डेटा हाँ के अंदर वो आने लगे ना, तो समझ लेना है कि वो पैनिक करने वाले, और पैनिक सबसे खतरनाक करेंगे, इतना पैनिक करेंगे ना कि जो समझदार लोग हैं वो भी डाउट में रहेंगे। ओके, अच्छा जो समझदार लोग हैं ना वो भी डाउट में रहेंगे, यार इतना क्यों। ओके, क्योंकि वो बिना रीजन के पैनिक करें, क्योंकि उनको लेना है, जी उनको लेना है। और वो लेने के लिए मेरे हिसाब से और 1-1.5 साल, कम से कम की बात कर रहा हूँ, 1-1.5 साल, ज्यादा कितना भी हो सकता है। ओके, मतलब पहले का 1.5 साल हो गया है, अभी तीन हाँ साल अभी ये 3 साल बैठने वाले लोग ही क्या, क्या हाँ हाँ। लगता है? नहीं बैठेंगे, वो 3 साल तक नहीं बैठेंगे सर। ओके, SIP वाले आधे छोड़ देंगे, ठीक है। तो और सर जो मैंने, अभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा सर या अभी रुकना है ऐसे? स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक स्टॉक, जी स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक स्टॉक। तो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, फिर से दिखाता हूँ, चलो यूट्यूब के ऊपर भी लोग देखने वाले हैं, उनको भी देखने दो। तो ये एक डेटा है, ये डेटा आपको दिख रहा है शायद, हाँ दिख रहा है। यस तो सर। यहाँ पर आपको ये निफ्टी का, सॉरी, मार्केट के अंदर किस तरीके से लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, देखो 2016-17 में 43,900, मतलब 44,000 काउंट फिगर पकड़ लो। उसके बाद अभी देखो कितना है, 3.5 लाख हो गया। कितना परसेंटेज का डिफरेंस है। ओके, अगर हम अभी थोड़ा सा ऊपर जाता हूं मैं, तो यहाँ पर न्यू SIP रजिस्टर्ड लोग कितना है, 50.71। और जिन लोगों का टर्नओवर कंप्लीट हुआ या जिन लोगों ने छोड़ दिया बीच में, उन लोगों का ये आंकड़ा है, कितना है, 51। 1% का फर्क है, बराबर, 1-1.5% का जो बराबर। भी है। ओके, मतलब आने वाले जितने हैं ना,
उतने जाने वाले भी है। हम्म, अभी इसके अंदर जो जिन लोगों का टर्नओवर कंप्लीट हुआ, जिन्होंने 2015 के अंदर एसआईपी लगाया था, चलो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 8 साल हो गए, मिल रहा है कुछ ना कुछ, निकल जाओ। जिन लोगों को 20 साल के लिए लगाना था, किसी ने 8 साल के अंदर ही छोड़ दिया बीच में, तो वो पैनिक की वजह से वो छोड़ रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ और जब वो छोड़ना चालू करेंगे ना, और करेक्शन है। अभी रिटर्न, अभी देखो आपका पैसा अटका है 2-4 करोड़ रुपए, 2-4 लाख रुपए जो भी है, और आपका पैसा धीरे धीरे वो माइनस होते हुए दिख रहा है। आप 1.5 साल से देख रहे हो ना अभी, हाँ तो फिर और 6 महीने रुकोगे। किसी के 6 महीने पेन टॉलरेंस की बात है ना सर, वो किसी के, और किसी ने आज छोड़ दिया, किसी ने परसों के दिन छोड़ दिया, किसी ने परसों नरसों छोड़ दिया, किसी ने 2 महीने बाद छोड़ दिया। इस तरीके से उनका रेशो बढ़ते बढ़ते जाएगा। अगर आप पिछला डेटा देखोगे ना, ये डेटा बहुत कम था। वो पैनिक हो रहे, समझ रहे हो ना, वो पैनिक हो हाँ रहे हैं अभी। धीरे धीरे यहाँ पर 55 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उनको क्या सिखाया गया है कि एसआईपी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है इन्वेस्टमेंट, लेकिन उनको पेन टॉलरेंस होना चाहिए ना सर। जी तो लॉन्ग टर्म मतलब, वो तो उनके लिए लॉन्ग टर्म मतलब किसी के लिए 6 महीना भी होता है। हाँ ओके, अभी तो वो 2-1-2 साल से देख रहे हैं, यार मेरा तो पैसा बढ़ ही नहीं रहा, फालतू के पैसे लगा रहा हूँ मैं, ऐसा उसके माइंड के अंदर आ रहे हैं ना, क्योंकि उसको हाँ नॉलेज हाँ नहीं है। वो जो लोग एसआईपी लगा रहे हैं ना, जिसके पास नॉलेज है उसको मालूम है 20 साल के लिए रुकना है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, तो वो पैसा कमाएगा यार। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, बहुत कम है ना सर। कम है कम है। वो तो आते हैं 5 साल के लिए, लेकिन जाते हैं 1 साल के अंदर, क्योंकि वो तो बोले फाल कम हो रहा है ना सर, ऐसा। जी ओके, तो इस तरीके से वो, अभी ये डेटा आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, जाने वाले निकलने वाले, दोनों तरफ से फाइटिंग चल रही है, और ये रेशो बढ़ रहा है। ये जो, अगर आप थोड़ा 2-3 महीने पहले डेटा देखते थे तो और कम था वो डेटा, अभी बढ़ रहा है। और अगले महीने देखेंगे तो, और अगले महीने, ये तो मार्च अप्रैल मार्च का है, मई का अभी तक ऐड नहीं हुआ है। मई का ऐड करेंगे तो थोड़ा सा और कुछ और भी आपको वहां पर दिखेगा डिफरेंस। ओके, जी तो ये डेटा आपको दिखते रहना है कि लोगों के माइंड के अंदर क्या चल रहा है। जी सर, वो तो आपने पिछले हाँ वेबिनार में, पिछले वेबिनार में जब आपका लाइट चला गया था, आपने बोला था थोड़ा वो सेक्टर कौन सा चलेगा कौन सा नहीं वो देखना है, सर, अभी दोबारा ये, लेने वाले थे। सर ये जो कंटेंट है ना, हम्म, नहीं, वो सेक्टर की बात जो है ना सर, हम हम्म, अगले वेबिनार के अंदर करेंगे। अभी तक मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अगला वेबिनार भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, कैसा लगा आज का वेबिनार? क्या, बहुत बढ़िया था सर, अच्छा था सर, यानी नया सीखने को मिलता है हर बार कुछ। नहीं मतलब हो रहा है ना कुछ, आपने जो नहीं, 5-6 हाँ 7 हो महीने रहा से है। ज्वाइन किया है, तो जो 5-6 7 महीने पहले आप जो सोच रहे थे, उससे कुछ जी अलग जी, है ना सर। अलग अलग मतलब, है सर। अभी रुकना सीख रहे हैं सर, यानी रुकना है अभी, वो सीख रहे हैं सर, यानी जो है। मतलब मतलब सब स्ट्रैटेजी होके भी हम्म, अ, जो चल रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे चल रहा है। अभी तो जी समझ में जी आ रहा है ना कि नहीं यार, ये रुकने का हाँ टाइम है, ये करने का टाइम है, ये रुकने का टाइम है, ये करने का जी टाइम जी है। अभी अगर आप निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाते हो, तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कट कर देता हूँ, टाइमिंग मुझे देखने दो, ठीक है। अगर आप निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाते हो, तो निफ्टी का ही चार्ट है जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। हर ब्रेकआउट के टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ब्रेकआउट के टाइम, ये दिख सर, रहा है ना, निफ्टी का चार्ट नहीं दिख रहा है सर। ये दिख रहा है आपको, एक मिनट। अभी आपको दिख रहा होगा। जी सर, अभी दिख। ओके, ये जो ब्रेकआउट्स आए हैं ना इस एरिया के अंदर, ओके, तब ये हमारा RSI 60 के ऊपर था। ओके, बराबर सर। अभी ये जो ब्रेकआउट्स आया है ना सर, 40 के अंदर है, और इसको जी हम जी वीक स्ट्रेंथ मानते हैं, बराबर। वीक है मार्केट, ठीक है। ये देखो, ये 60 के ऊपर से ऊपर गया। ओके, अगर हम पहले के ब्रेकआउट देखते हैं, ये जो पहले के, मतलब ये देखो, ये इस एरिया के अंदर, यहाँ पर, ये यहाँ से बुल मार्केट चालू हुआ था, अचानक कोविड आया, एक्सीडेंट हुआ,
वो अगर आप इस टाइम का एडी लाइन देखते हो ना, बहुत स्ट्रांग था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, इस एरिया के अंदर, मतलब मैं आपको मंथली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो ट्रेड है ना, आप जब ट्रेड लेते हो ना, तो आपका ये जो एरिया है ना, ये बड़े वाले टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रांग होना चाहिए। बराबर। नहीं तो फिर वो इस एरिया के अंदर बैठा है ना, तो आपको इतना टाइम बिताना पड़ेगा। और हम इस एरिया के अंदर है, इस एरिया के जी अंदर है, और इसको इतना टाइम लगने वाला है। ओके, और बराबर। अभी तक हमने इतना ही किया है। ठीक है, जी जी सर। समझ रहे हो ना, हाँ ये एरिया है ना, ये समझ रहे हो, ये RSI जो है ना, ऐसा ऐसा रहेगा, और इसको कितना टाइम लगेगा, 2 2.5 साल 1.5 साल, जो भी है आपके सामने रहेगा। ओके, यहाँ जी पर पैसा कब बनता है ना, तब एग्रेसिव बनो। और जब अभी आप यहाँ पर याद रखो, सब लोग यहाँ पर लोगों को ट्रेन किया गया है कि पूरे समय में पैसा बनता है। सब लोग ट्रेन हो चुके हैं अभी, बराबर है ना, हाँ पूरे हाँ समय में पैसा बनता है। वो SIP वाले भी ट्रेन हो चुके हैं, तो उनको मालूम है कि बुरे समय में पैसा बनता है। सबको मालूम है ना। अभी आप हाँ बेली वाले हाँ। को बोलेंगे नहीं यार, उस टाइम करेक्शन आया तो लेना चाहिए, वो आप बराबर। करेक्शन दिखाएंगे, वो आपको एक करेक्शन, दूसरा करेक्शन, तीसरा करेक्शन, देख भाई तेरे पास बुरा समय लेना है ना, तब ले। जी ऐसा दिखाया जाएगा सब, याद रखो। ओके, दिखाया जाएगा कि ये करेक्शन से ना, देख तो बुरा समय कितना आता है, और जब सही में लेने का टाइम रहेगा ना, वो बाहर निकल जाएगा। और बराबर। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर बुरा समय जो है ना, टाइम से मारा जाएगा सब। जो लगा रहा है ना SIP, उसका वैल्यू, किसी ने 5,000 का लगाया, उसका वैल्यू कम हो रहा है धीरे धीरे। वो बोल रहा है जी यार जी 6 महीने से देख रहा हूँ, 2 साल से वही देख रहा हूँ मैं, क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर उसको कंपैरिजन किसके साथ करने लगता है कि वो जो रियल इस्टेट, मैंने एक आधा दूसरे फ्लैट भी लिया इसमें। होता, फ्लैट लिया होता तो उसका 10,000 को भाड़ा मिलता था, 25 मिलता था, ऐसा कुछ उसकी कैलकुलेशन चलने चालू हो जाता है, बराबर है ना। तो हाँ वो हाँ। अभी यहाँ पर उसका कंपैरिजन करने लगेगा, उसका माइंड खराब हो जाएगा पूरा। तब हमारे पास मार्केट चालू हो जाएगा, और तब ज्यादातर लोग बाहर बैठे रहेंगे। ओके, ज्यादातर लोग बाहर बैठे रहेंगे, ये भी याद रखो। आप में से भी बहुत सारे लोग बाहर बैठे रहेंगे। तो आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, इतना पैनिक हो जाता है जब आपको डाउट में रहोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, पैसा जब बनने का टाइम आएगा ना, सब लोग बाहर आउट रहेंगे। ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रम्प हर सैटरडे के दिन कुछ ना कुछ बोल देता है, और लोगों को लगता है फ्राइडे के दिन बोल देता है, लोग जम के बाय करते हैं। दूसरे दिन रविवार के दिन वो ईरान वाले बोलते हैं कि हमने ऐसा किया है। जी ऐसा कितनी बार हुआ? हाँ, बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ ना। वो बोलते हैं हमने तो ऐसा बोला ही नहीं। तो फिर ये जो है ना, ये अभी लोगों के माइंड के साथ भी खेल रहे हो। जी ठीक है, क्योंकि ओके। वो खुद ट्रेड करता है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, खुद उसका बेटा, वो आपने लास्ट टाइम देखा होगा बिटकॉइन के अंदर, मैंने हाँ हाँ। आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो उसका काम ही वही है। तो और लास्ट फिर से मैं बोलता हूँ, ये ईरान वाले जो है ना, वो एक ऐसे मानने वाले नहीं है। अगर उनको मानना होता तो कब का मान चुके होते। उन्होंने बराबर। उनका जो नस है ना, नस क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पकड़ लिया है। जी जी। तू मतलब हमारा नहीं तो तुम्हारा नहीं, एक तो वो मारेंगे नहीं तो मरेंगे, नहीं तो फिर बराबर। डोनाल्ड ट्रम्प को मुंह काला करना पड़ेगा। इन तीनों में से एक होने वाला बराबर। है। ओके, तो रुको फिर मैं यहाँ पर। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कल। ओके। ठीक है, रुकता हूँ फिर।